पूरी घटना को देख लें और इलाहाबाद में देखें तो जितने भी छात्र संघ के लोग हैं और जितने भी छात्र नेता हैं, उन सभी लोगों ने लॉकडाउन के पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही जितने भी छात्र थे, उन सारे छात्रों को अगर कोई दिक्कत राशन की हो रही थी, कोई दिक्कत अगर पानी की हो रही थी या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता अपनी आवश्यकता अनुसार और लोगों की मदद से हर छात्र की मदद किया। और आज लॉकडाउन कम से कम 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 39वां और 40वां दिन हमें लग रहा है लॉकडाउन चलने वाला है। और इस दौर में भी लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता छात्रों की और आम जनमानस की मदद कर रहे हैं। छात्र संघ अपनी पूरी ताकत के साथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ सभी छात्र व छात्राओं की लगातार मदद कर रहा है। और जब तक हमारे पास इतना भी सामर्थ्य है, हम छात्र छात्राओं की मदद करते रहेंगे। चाहे उनको जो भी छात्र इलाहाबाद में थे, उन सारे छात्रों को अगर घर तक पहुंचवाना हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के लोगों ने आवाज उठाई, हम सभी ने आवाज उठाई और प्रदेश सरकार से मांग किया कि प्रदेश सरकार उन सभी छात्रों को घर भेजे। और उसके जब हम लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की, तो सरकार ने हम सबकी मांग मानते हुए सभी छात्रों को घर भेज सकी। यही छात्र संघ की महत्ता है, यही छात्र संघ की ताकत है कि हम सभी छात्र और छात्राओं को सकुशल घर भेज सके और कोई भी छात्र इलाहाबाद के अंदर भूखा और प्यासा नहीं रह पाया। ये है छात्र संघ की महत्ता, छात्र संघ की ताकत। जी के निर्णय के बाद बसें चली और छात्रों को पहुंचाया गया। उस बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कि छात्रों को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। अगर आप रुकते हैं तो आप अपने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उसके बाद भी कुछ छात्रों का मंतव्य रहा नहीं आना चाहते, हम रुकना चाहते हैं, हमारे शैक्षणिक कार्य में बाधा ना हो। तो उस विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन आज से नहीं, शुरू से ही, अब मान लीजिए कि इस दौर में बहुत सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो छात्र हैं जो बिहार के हैं, बहुत सारे छात्र मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं। और यहाँ तक ही नहीं, इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से बहुत सारे छात्र हैं जो हिंदुस्तान के बाहर के भी देशों से आकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। और प्रदेश के कोने कोने से और देश के कोने कोने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ता है। जो छात्र अपने घर पहुंच सका वो पहुंचा, लेकिन जो छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, आप उसको भगाकर किस मानसिकता का परिचय देना चाहते हैं, ये घोर निंदनीय है। भाई, जिस छात्र के पास अपने प्रदेश जाने के लिए संसाधन नहीं है, वो कैसे जाएगा? उसके पास क्या व्यवस्था है? तो कम से कम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को तो उन छात्रों का ख्याल रखना चाहिए और वो जहां रह रहे हैं वहां रहें और उनकी खाने पीने का उचित प्रबंध करना चाहिए। ऐसे संकट के समय जहां पूरे विश्व में लोग अपने यथासंभव दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों से पल्ला झाड़ने का अगर प्रयास कर रहा है, तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे छात्रों को छात्रावास में रहने दें, उनके खाने पीने का प्रबंध करें, बल्कि वहां से उनको निकालने का जो आप साजिश रच रहे हैं, ये साजिश न रचे, अन्यथा पूरे देश का छात्र आपको कभी माफ नहीं करेगा। कोरोना जैसे संकट में, महामारी में जो आपकी सोच है, ये घटिया मानसिकता दिखाती है। ऐसे मानसिकता से आप बाहर निकलिए। दूसरी बात होती है कि प्रोफेसर रतन लाल हांगलू के जो कार्यकाल रहा है, उसके बाद इस समय को विश्वविद्यालय के नजरिए से आप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि उनके जाने के बाद विश्वविद्यालय किस तरह से बदला है? देखिए, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब से रतनलाल हांगलू जी गए, तब से विश्वविद्यालय में हमें नहीं लगता कि बहुत अधिक शैक्षणिक कार्य भी हो पाए हैं। वो शैक्षणिक कार्य किसी दिक्कतों से नहीं, जैसे छुट्टियों की वजह से, फिर कोरोना जैसे संकट महामारी की वजह से बीच में रामनवमी की अवकाश आ गई और सीता अवकाश की वजह से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो नए वाइस चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति हैं और जिनको कुलपति का कार्यभार दिया गया है, इन्होंने छात्रों से एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, छात्रों से मिलने का प्रयास किया। ये सुखद है। जब कोई भी अभिभावक अपने छात्रों से मिलेगा तो उसकी समस्याओं का निवारण करेगा। हो उनके ऊपर भी तमाम लोग और तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो दलाल हैं, जो चाटुकार हैं, जो घृणित मानसिकता के प्रोफेसर हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी
बहुत अधिक ज्यादा समय उनको भी नहीं मिला है, तो उन पर कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी उन्होंने निर्णय गलत लिया तो हम लोगों ने मुखर होकर विरोध किया है, और उन निर्णयों में निर्णयों को उनको वापस भी लेना पड़ा है। और छात्र हितों के लिए अगर वो छात्रों से संवाद करते हैं तो ये भी सार्थक पल है। उनको लगातार छात्रों के बीच में उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा रहना चाहिए। रतनलाल हांगलू ने 21 दिसंबर को इस्तीफा दिया था, नए साल के मिला। उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होता है। जो समय अवधि थी उसमें सर्च कमेटी बना के एक नाम देना, 2 नाम देने थे विश्वविद्यालय प्रशासन को नए कुलपति की नियुक्ति के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन काफी ढिलमुल रवैये के बाद जब नाम देता है तो उस नाम पे विवाद होता है। तो क्या इस तरह से ना देखा जाए कि विश्वविद्यालय में एक गुटबाजी का बीच? देखिए, विश्वविद्यालय हमारा गुटबाजी का शिकार है। प्रोफेसर पढ़ाते कम, राजनीति ज्यादा करते हैं। सारे प्रोफेसर सरकार के जो आका हैं, उन आकाओं को खुश रखने का भरपूर प्रयास करते हैं। केंद्र की सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी सेवा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लगे हैं। ये अपना शैक्षणिक कार्य भूल कर उनकी सेवादारी में लगे हैं। तो ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में क्या किया जा सकता है? लेकिन हाँ, ये सुखद भी है कि उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं, कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जिन लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतरीन और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आगे आकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा को बचाना होगा। और जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति योग्य व्यक्ति उसको कुलपति पद पर बैठाकर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में क्या बेहतरी हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, आने वाले समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी खोई हुई पुरानी गरिमा को कैसे वापस पा सकता है, वो वहां के छात्रों से संवाद करके, छात्र संघ के पदाधिकारियों से संवाद करके, छात्र नेताओं से संवाद करके बेहतर किया जा सकता है। मैं फिर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर और सो मैं विनती करना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए कृपया आपस की लड़ाइयों को न देखते हुए आपस में न लड़े। मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं, मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, आपके लिए वही भी बहुत बड़ा दायित्व है। उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी योग्य व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा को पुनः वापस लाने का प्रयास किया जाए। हम सबकी मांग है और हम सब भी यही चाहते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलपति कोई ऐसा हो जो पुरानी गरिमा को वापस लाए, छात्रों से संवाद करे, उनकी समस्याओं को अपनी समस्याएं माने। हिंदू हॉस्टल के छात्रों पे गैंगस्टर लग के तहत कार्रवाई होनी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस घटनाक्रम को पूरी तरह से आप किस तरह से देखते हैं? इस पुलिसिया कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के दबाव में ऐसा कार्य कर रही है। जहां छात्रावास और जहां ये घटना हुई है वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बर्खास्त प्राप्त है। कोई भी छात्र जब व्यापारी जो वहां के लोग हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो मनमाना तरीके से छात्रों के साथ ज्यादती करते हैं, छात्रावासों की जमीन कब्जा कराने का प्रयास करते हैं, जब उनके खिलाफ छात्र बोल देता है, खड़ा हो जाता है, तो वो छात्रों से मारपीट के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसे में अगर छात्र उनका विरोध करता है तो मैं मानता हूं कि किसी भी तरीके से गलत नहीं है। छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। वहां पर जो जिस घटना को लेकर छात्रों के ऊपर गैंगस्टर आखिर लगता क्यों है? कोई भी छात्र जब गैंग में चलकर एक घटना नहीं, 2 घटना नहीं, 3 घंटा नहीं, 4-5 घटनाएं और वो भी जघन्य अपराध कर दे, तब उसको गैंगस्टर की तहत कार्रवाई होती है। लेकिन केवल एक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने पर और केवल एक घटना पर आप उन निर्दोष छात्रों पर, जो छात्र बीए फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, जिनके ऊपर इसके पहले कोई भी एक आपराधिक मुकदमा न हो, ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर लगाना ये भारतीय जनता पार्टी का छात्र विरोधी होने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग छात्र विरोधी हैं। ये छात्र को एक भविष्य देने के बजाय उनको अपराधी बनाने पर तुले हैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और इलाहाबाद पुलिस से मैं निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि छात्रों के ऊपर से गैंगस्टर की कार्रवाई को हटाकर और छात्रों को मौका दिया जाए और छात्र वहां आईएएस बनने आता है, आईपीएस बनने आता है और ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहता है, न्यायपालिका में जाना चाहता है, तो ऐसे छात्रों के ऊपर गैंगस्टर तक कार्रवाई करूंगा। भविष्य को मत खिलवाड़ करिए। किसी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो पूरे प्रदेश का सड़कों पर होगा और गैंगस्टर वापसी के लिए जितना भी आंदोलन करना पड़ेगा पूरे प्रदेश का छात्र मिलकर आंदोलन करता रहे। ये एक के जवाब में प्रयागराज के एसएसपी का जवाब है कि जो अभियुक्त है विकास राय, वो 9 बार उनपे मुकदमा दर्ज हुआ है और एक अभियुक्त और बताया गया है मृदुल नाम से हैं, उनपे 6 बार मुकदमा हुआ है। तो इसके तहत पुलिस का कहना है कि हमने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। मुकदमे तो हमारे ऊपर है, मुकदमे मेरे ऊपर है, 19 है 20 है, तो क्या मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा देंगे? मेरे ऊपर ही मुकदमे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। उस पर मुकदमे पर क्या सरकार ने पुष्टि कर दिया कि उन मुकदमों पे ये अपराधी हैं, उनको अपराधी सिद्ध किया है? क्या न्यायालय से बड़े इलाहाबाद के एसएसपी हो गए हैं, जहां न्यायालय सिद्ध करता है कि कौन अपराधी है कौन निर्दोष है। जब न्यायालय आज तक सिद्ध नहीं कर पाया कि ये अपराधी हैं, मैं कहता हूं कि देश के गृह मंत्री के ऊपर इतने मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर इतने मुकदमे हैं, गौकसी के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं, उनके भी ऊपर गैंगस्टर की त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के ऊपर 2-4 मुकदमे अगर मुकदमे हैं तो वो मुकदमे भी सिद्ध नहीं हुए हैं। मैं अगर आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने मुझे मार दिया पीट दिया और राजनीतिक दबाव में आपके ऊपर अगर मुकदमा हो जाता है तो क्या हम उस मुकदमे को अपराधी मान लेंगे? जब तक ये मुकदमा, ये अपराधी कौन है निर्दोष कौन है, ये साबित करने का काम न्यायालय का है। तो न्यायालय के काम को कृपया इलाहाबाद पुलिस न करे, न्यायालय सिद्ध कर देगा। जब न्यायालय सिद्ध कर देगा तो फिर उस पर कोई बात ही नहीं होगी, उस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन जब तक न्यायालय नहीं सिद्ध किया है तब तक, और ये जितने मुकदमे इलाहाबाद पुलिस बता रही है, ये अपने कलम से लिख देती है किसी भी छात्र को अपराधी बनाने के लिए। किसी भी छात्र को अपराधी बनाने के लिए कोई भी छात्र जब अपने हक और हुक्म की लड़ाई लड़ता है तो उसको दबाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए इलाहाबाद की पुलिस उसके ऊपर फर्जी 8-10 मुकदमे लिख देगी और उसको बता देगी कि अपराधी है। अगर अपराधी है तो मेरे भी ऊपर 19 और 20 मुकदमे हैं। अवनीश यादव भी अपराधी है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अपराधी है, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम भी अपराधी है। हम लोग के ऊपर गैंगस्टर लगाकर हम लोग को भी जेल भेजा जाए? उन निर्दोष छात्रों को क्यों जेल भेजा जाएगा भाई? ये सरासर अन्याय है। और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के जो बराधस्त वहां का बड़ा नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर सुशोभित रहता है, उसके दबाव में आकर जो उसकी गुंडागर्दी जो वहां पे उस असूली चलती है, जमीनों का कब्जा करता है, जो छात्रावास की जमीनों को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, जब उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे आपको गैंगस्टर बना ही दिया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। एक प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान विभाग के, उनपे कोरोना को छिपाने और महामारी को लेकर एक एफआईआर हुआ, उसके बाद विश्वविद्यालय से निष्कासित हुए। इस कार्यवाही को अवनीश यादव किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना जैसी महामारी आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता के विषय है और कोरोना जैसे महामारी से निपटना हम सब चाहते हैं। इस महामारी से पूरा विश्व आज परेशान, लेकिन ये गलती इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर की ही नहीं हो सकती। इस गलती में दोषी बहुत सारे लोग हैं और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और पूरे देश में सांप्रदायिकता का रंग देकर जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम ना करे। एक प्रोफेसर को परेशान कर उसके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जब पूरा देश, जब वो व्यक्ति 14 मार्च और 15 मार्च को इलाहाबाद में आ चुके थे, तो उस दौरान आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए, होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत एक विशेष जात और धर्म को बदनाम करने के लिए विदेश से इतने यात्री आए, सारे लोग वहां इकट्ठा हुए, वहां अपने धर्म के बारे में बातें किए, फिर 14 मार्च और 15 मार्च को अपने अपने घरों पर चले गए। फिर जो घटनाएं 13 और 14 मार्च को हुई हैं, फिर 22 मार्च के बाद आप उनको ऊपर अपराधी बनाए, ये सरासर गलत है।
अगर उनको कोरोना है तो आप जांच करिए, उनका इलाज करिए। धर्म के नाम पर बीमारी धर्म को देख कर नहीं आती है, कभी बीमारी किसी को भी आ सकती है। तो कृपया बीमारी को आड़ में लेकर किसी भी धर्म को बदनाम करना मेरे नजरिए से गलत है। मैं जहां तक जानता हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं और ये मेरा मैं राजनीतिक विज्ञान का मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और मुझे याद है कि मैं जब बीए तृतीय वर्ष में था तो उसी प्रोफेसर ने कई कक्षाओं में हम लोग को पढ़ाया था और देश के बारे में, देश की अखंडता के बारे में, देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में, देश के संविधान के बारे में और देश की राजनीति के बारे में जिस तरीके से उनने हम लोगों को बताया था, उसकी वो आज तक हम लोग के जहन में है और वही हम लोग पढ़ाई करते हैं। धर्म और मजहब के नाम पर किसी भी कौम को और किसी भी व्यक्ति को बदनाम करके उसके व्यक्तित्व के साथ और उसके आत्मसम्मान के साथ खेलना लोग बंद करें, अन्यथा देश की स्थिति धर्म के जो बीमारियों के नाम पर जो देश को बांटने की साजिश रची जा रही है और बीमारियों के नाम पर जो धर्म विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, इससे जरूर हमारे ही देश का नुकसान होगा। हमारे देश में कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है वतन हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदुस्तान हमारा को कायम रखने के लिए कृपया बीमारी से लड़िए, बीमारी बांटने की कोशिश मत करिए। ये हमारा निवेदन है सरकार से और सुझाव भी। आज और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा जो परेशान तबका है वो मजदूरों का है। तो आज मजदूर दिवस पे जो मजदूरों की वर्तमान स्थिति है उस पे अवनीश यादव का क्या मानना है? आज मजदूर दिवस है, लेकिन आज मैं मजदूर दिवस की बधाई देश के मजदूरों को नहीं दे पाऊंगा। मैं बधाई न दे पाऊंगा और इस कोरोना जैसे संकट में मैं सरकार से मांग करता हूं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश की सरकार से मांग करता हूं कि जो देश के जितने भी मजदूर हैं उन सारे मजदूर भाइयों को कृपया जहां भी वो फंसे हैं उनको अपने घरों में भेज दें, वो अपने घर चले आएं। और जो देश की भयावह स्थिति हो रही है, मजदूर भूखमरी का शिकार है, मजदूर खाने बगैर मर रहा है, ऐसे संकटों से उसको बाहर निकालकर आज मजदूर दिवस पर है और आने वाले दिनों में उनको घर बेचकर हम मजदूर दिवस पर मजदूरों को उनके परिवार में भेजकर उनके घर भेजकर इससे अच्छा तोहफा हम नहीं दे सकते। तो मेरी सरकार से मांग है कि आज 1 मई है और सरकार देश के सभी मजदूरों को उनको घर भेज दे। इससे अच्छा शायद मजदूर दिवस पर मजदूर भाइयों के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। मेरी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि देश के सभी मजदूरों को उनके घर भेज दीजिए। वो घर रहकर शायद 2 रोटी सुकून से खाकर आराम से रह सकते हैं। बाहर की जो स्थिति है वो बहुत परेशान हताश हैं। वो कोरोना से शायद उनको कोरोना पकड़े या ना पकड़े, लेकिन भूखमरी के मारे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शायद हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। आपने हमारे कड़े प्रश्नों का एक सुलझा हुआ जवाब दिया। तो क्या मानना जाए कि राजनीतिक तौर पे आप परिपक्व हो गए हैं? अब अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखता है और छात्र राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखता है। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो देश को 4 प्रधानमंत्री, 11 मुख्यमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री देती है। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो पौध जब बड़ा होता है तो वो पूरे बहुत बड़ा बरगद के पेड़ की तरह सबको छांव देता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि छात्र राजनीति से निकलकर जो हम लोग की शिक्षा और दीक्षा वहां मिली है, नई पीढ़ी हमारी वहां आ गई है और हम लोग अब क्षेत्र में निकलकर ग्रामीण में जाकर लोग की सेवा करें। उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, हम लोग सारी समस्याओं को लेकर। और हम लोग देखिए, हम बेबाकी से कहते हैं कि हम लोग की भी इच्छा है कि हम लोग प्रदेश की सदन में और देश की सदन में बैठकर गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, मजलूमों की सबकी बात कर कर, महिलाओं की बात कर कर और विकलांग भाइयों की बात कर कर, इन सबकी बात कर कर कुछ समस्याओं को समाधान करा ले जाए। तभी हमारे छात्र राजनीति की असली मात्रा साबित हो पाएगी और देश हमारे आगे बढ़ पाएगा।